So we have reached to the fag end of our this series and ऐसा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। 2013 से लेकर 18 तक डिस्कस कर दिया है, 2019 का ये डिस्कशन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों का था कि दैट कंपाइलेशन पीडीएफ कब आएगा एंड ऑल दिस थिंग्स। तो एक चीज बता देता हूं कि देखो 2020 का जो डिस्कशन है पीवाईक्यू का, ठीक है, प्लस जितने भी पीडीएफ हैं, ठीक है, आई विल कवर फ्रॉम 2011 से लेकर 2020। ठीक है, डिस्कशन 2013 से लिया है लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स का जो रिसर्च पेपर है वो 2011 से 2020 तक का हम लोग कवर करेंगे। तो 2020 का पीवाईक्यू का डिस्कशन प्लस ये जितने भी पीडीएफ है और इन पीडीएफ का डिस्कशन, ठीक है, ये तीनों चीजें 1, 2 और 3, ये जो 3 चीजें हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन करना होगा सिंपल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो आपको इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में जो पहला जो कमेंट होगा उसको हम पिन करके वहां पर भी, ठीक है, वहां पर भी वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहां पे आप क्लिक करके उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा जहां पर आप लॉग इन करेंगे तो आप वहां से इन सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। देखो सारे पीडीएफ, देखो 2020 का डिस्कशन तो तुरंत दे दूंगा, सारे पीडीएफ 1 बाय 1 हम लोग डेली का 1 या 2 में पीडीएफ डालता रहूंगा ताकि वो मैनेजेबल हो। ठीक है, एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उन पीडीएफ को जरूर देख लेना। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर अभी 25-30 जैसा दिन बचा है, 25-27 दिन बचे हैं, ठीक है, तो अभी पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप इसकी अगर यूटिलिटी देखेंगे तो दैट इज क्वाइट हाई। आप कितनी भी लक्ष्मीकांत पूरी पहले पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ लो, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू अभी कितना भी रिवीजन कर लो, हो सकता है एक आध क्वेश्चन ही आप सही कर पाओ और उसमें समय भी बहुत लंबा लगेगा। तो वो रिवीजन तो करते ही रहो, मैं ये नहीं कह रहा कि रिवाइज जो अब तक किया है नहीं करना है, लेकिन अगर डेली का 2-2.5 घंटे भी दोगे इन पीडीएफ को पढ़ने में, ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ 2-2.5 घंटे जैसा ही समय देना है डेली का, अब से लेके प्रीलिम्स के पेपर तक। ठीक है, तो ये सारे 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये 10 साल के पेपर का जो पूरा निचोड़ है, अगर आपने 2-2, 2.5 घंटा रोज दिया तो बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब पढ़ेंगे तो साथ साथ में, एक तो वैसे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजों को लिखा है, लेकिन साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे, तो चीजें जो है ज्यादा रिटेन करना आसान रहेगा। और एग्जाम से 3-4 दिन पहले उनको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, फटाफट रिवाइज कर लोगे तो दिमाग में बैठी रहेगी, तो कोई चीज मिस नहीं होगी। नहीं तो फिर से ये होगा कि पढ़ लिया है, ठीक है, रिवाइज नहीं कर पाए तो फिर वो कोई फायदा नहीं होगा। तो रिवीजन के लिए एक अलग से खूब अपना एक क्रिस्प नोट्स बनाकर रखेंगे और विच विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग ऑल दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व handsome number of questions by the help of going through these PDFs which will be sharing on the portal. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। With reference to land reforms in independent India, which one of the following statement is correct? लैंड रिफॉर्म के बारे में, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है। अमूमन आप देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो सिलेबस है वो मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है, फिर भी मतलब जब है सिलेबस तो कह सकते हैं कि है, मॉडर्न डे तक लिखा हुआ है सिलेबस में प्रीलिम्स के। जनरली यूपीएससी पोस्ट इंडिपेंडेंस का उतना पूछती नहीं है, लेकिन आजकल पिछले 1-2 सालों में देखा जा रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी आजकल पूछ लेती है। तो लैंड रिफॉर्म का सवाल इंडिपेंडेंट इंडिया में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है कि सीलिंग लॉ वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। ठीक है, सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट, ध्यान से पढ़ो, अगर नहीं आता है, अगर लैंड रिफॉर्म्स नहीं पढ़े हैं तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखो, सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ठीक है, तो ये पढ़ो,
फिर लेट मी चेंज द कलर, पहला स्टेटमेंट देखा, फिर डी देखो, लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जम्पशन टू द सीलिंग लिमिट। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये हो नहीं सकता, ठीक है, दोनों उल्टे हैं। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक सिंपल आइडिया बताता हूं कि इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो, और जैसा कि मैंने बताया था कि लैंड रिफॉर्म यानी कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, यानी कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसमें क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि जो मेजर गोल था, द मेन एम ऑफ दीज लैंड रिफॉर्म्स वाज टू प्रोवाइड लैंड टू द लैंडलेस पीपल, लैंडलेस सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। तो वही सिंपल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो। जब भी किसी स्टेटमेंट में गरीब के बारे में, उसके औरत के बारे में, किसी बच्चे के एम्पावरमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बारे में, या कुछ ऐसी किसी भी चीज के बारे में, माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड, ट्राइबल्स, पुअर, रूरल, ठीक है, ऐसा उनके भलाई के बारे में अगर कोई चीज दी गई है, ठीक है, अगर उनके भलाई के बारे में कोई चीज दी गई है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट स्टेटमेंट विल बी राइट, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो रीड द स्टेटमेंट। आपकी स्टेटमेंट में ही खजाना छुपा होता है, ठीक है, आराम से आप कर ले जाओगे। बस ये है, ध्यान ये देना है कि आपको बहुत ही ध्यान से सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, और कौन सी जगह पर कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा वो आपको एक स्किल डेवलप करना है। तो मैंने बताया लॉ है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए कोई लॉ, कोई रेजोल्यूशन, कोई बाय लॉज, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन, जनरली उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर सवाल पूछता है। तो ये अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो जो बी वाला स्टेटमेंट है वो गरीब के कल्याण के बारे में बात करता है, ठीक है, उसके उत्थान के, उसके इमेंसिपेशन के, उसके वेलफेयर के बारे में बात करता है। तो बी विल बी आवर राइट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। With reference to Swadeshi movement, consider the following statements. First, it contributed to the revival of indigenous artisan crafts and industries. अब स्वदेशी मूवमेंट है, यानी कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें सवाल देखना है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई इसने, स्वदेशी मूवमेंट ने हिंदुस्तान के जो इंडिजिनस थे, जो ओरिजिनल आर्ट और क्राफ्ट है, उसको रिवाइव करने में मदद करी। तो भाई ये तो सही होगा। तो जब ये सही होगा तो ए और सी बचा, ए या सी में से कोई ऑप्शन होगा। अब यहां पे थोड़ा सा आपने जो पढ़ाई करी है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो काम में आएगी, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इन समय में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन जो है बहुत ही फैक्चुअल और टू द पॉइंट आते हैं। आप अगर पढ़े रहोगे तो श्योर शॉट आप कर ले जाओगे। तो अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो उसमें दिया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज द पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो ये यहां पर आपको मिल जाएगा। तो सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है, सी इज आवर राइट आंसर ये। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इज नॉट करेक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया है, इसमें कौन सा फंडा लगेगा, देखो फंडा देखो, इसमें देखते हैं। The most important funda which we are going to apply in this, जैसा कि मैंने बताया है कि जितना सब्जेक्टिव या ब्रॉड स्कोप वाला स्टेटमेंट होगा, सब्जेक्टिव या ब्रॉड स्कोप, वो सही ज्यादा होने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और जितना ही ऑब्जेक्टिव या नैरो स्कोप का सवाल होगा, उसके गलत होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर आप ये चारों स्टेटमेंट पढ़ोगे, चलो देखते हैं। तानसेन was the title given to him by the Emperor Akbar. Very objective question, very objective and very narrow scope, ठीक है। बी देखते हैं। तानसेन composed Drupals on Hindu gods and goddesses.
बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है और बहुत ही ब्रॉड स्कोप का क्वेश्चन है कि तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं पर, अब भाई तानसेन एक म्यूजिशियन थे और बहुत सारे उन्होंने गाने वाने लिखे होंगे, देवी देवताओं के ऊपर भी गाने लिखे होंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है और इसका स्कोप जो है बहुत ब्रॉड है। अगला देखिए, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रन्स, यानी कि जो जिन राजा के दरबार में तानसेन रहते थे उनकी स्तुति में प्रशस्ति लिखी थी। प्रशस्ति बेसिकली जो दरबारी कवि होते थे, राग दरबारी, ठीक है, जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजा की स्तुति में गाना लिखते रहते थे, क्योंकि उनका यही काम था। राजा बहुत महान है। जैसे आजकल के समय में इफ यू सी द मीडिया क्या करती है, द गोदी मीडिया कंसेप्ट, द एम्बेडेड जर्नलिज्म विच वी कॉल इट, तो यही राजा ये करते हैं। राजा सोते नहीं है, राजा खाते नहीं है, राजा हवाई जहाज में सो जाते हैं देश के पैसे के लिए, और ये सारी चीजें, इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं, ऑल दिस थिंग्स दे टॉक अबाउट, राइट। तो बेसिकली जितने भी पहले के समय के जितने भी पोएट्स और ये सारे होते थे वो भी यही काम करते थे, तभी से उसका खर्चा वर्चा चलता था। तो ये भी, दिस स्टेटमेंट इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव एंड ब्रॉड बेस्ड। फिर डी देखिए, तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, ये भी बहुत सब्जेक्टिव और ब्रॉड बेस्ड है। तो सब्जेक्टिव ब्रॉड बेस्ड के सही होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जो एकदम ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई अकबर ने ही ये टाइटल तानसेन को दिया था, अकबर ने ही दिया था, एकदम बहुत स्पेसिफिक पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट के गलत होने की जो संभावना है वो ज्यादा होती है। अगर पढ़ा था तो वेल एंड गुड, अपने नॉलेज से कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो चांस लिया जा सकता है, ठीक है, चांस लिया जा सकता है। और यूपीएससी के प्रीलिम्स में थोड़ा चांस लेना पड़ता है, क्योंकि नेचर ही ऐसा है। नहीं लोगे, डरते रहोगे कि थोड़ा भी नहीं, अगर पढ़ा भी नहीं है, थोड़ा भी अगर वो हो रहा है, छोड़ते जा रहे हैं, तो 40-50 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं होगा। और 40-50 क्वेश्चन ही अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है 100% आपकी कट ऑफ में आपको क्रॉस तो करना नहीं। तो जब उधर कुआं और खाई, दोनों तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक ऐसा कुछ अगर सिनारियो है, तो क्यों ना कोशिश करके देख लिया जाए। तो वहां पर ये कोशिश कर सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखो, ये सेम क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप देखोगे 2012 में भी ध्रुपद के ऊपर सवाल पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये 2012 में पूछा था। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का रिसर्च पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में सवाल पूछा था, अगर आपने इस पे रिसर्च किया होता तो आपको ध्रुपद के बारे में पता होता। फिर ध्रुपद के बारे में पढ़ते तो आपको पता चलता कि भाई जो तानसेन है, ठीक है, तानसेन ने बहुत सारे ध्रुपद में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। ध्रुपद बेसिकली हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक जॉनर है, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक जॉनर है, या बेसिकली सब टाइप ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो ध्रुपद के बारे में अगर आपने रिसर्च किया होता, आपको पता होता कि भाई अकबर ने ध्रुपद संगीत को काफी पैटर्नाइज किया था। फिर आप इससे ये लॉजिक आपको पता चलता कि भाई तानसेन अकबर के दरबार में थे, इसका मतलब है कि तानसेन ध्रुपद सिंगर थे, ठीक है। थोड़ा बहुत और किया होता तो फिर आपने तानसेन के बारे में पढ़ा होता, तो फिर आपको पता चलता कि भाई तानसेन, जो मियां तानसेन का जो टाइटल है उनको कौन किसने दिया था, ये सब कुछ पढ़ लिया होता आपने। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च वर्क, ठीक है। आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगर 2012 में भी नहीं पढ़ा था तो भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। अब इसमें भी देख लो कि भाई सबसे ऑब्जेक्टिव और सबसे सब्जेक्टिव क्या है। तो ध्रुपद पहला जो है ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव और नैरो स्कोप का क्वेश्चन है कि भाई ध्रुपद संगीत जो है राजपूत किंगडम में उसका जन्म हुआ था। बहुत ही स्पेसिफिक पूछा है, मुगल काल में राजपूत घराने में इसका जन्म हुआ था, राजपूत राजाओं के, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक है। सेकंड देखेंगे, ध्रुपद इज प्राइमरली डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल म्यूजिक, ये भी एक ये आप देखेंगे सब्जेक्टिव है और ब्रॉड बेस्ड है। थर्ड देखेंगे, ध्रुपद अलाप्स यूज संस्कृत सिलेबल्स फ्रॉम मंत्रास, ये भी एक सब्जेक्टिव और ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो 2 और 3, 2 और 3 के सही होने की संभावना ज्यादा, हमारा बी आंसर आ गया। न जानते हुए भी क्वेश्चन को कर सकते थे, दैट वाज वेरी इजी, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। हमेशा बोलता हूं जो स्टेटमेंट जितना ब्रॉड होगा, जितना सब्जेक्टिव होगा,
इसी वजह से अब इसी लॉजिक से बात आती है कि जिसमें डेमोक्रेसी, जिसमें पीपल पार्टिसिपेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एम्पावरमेंट, सिटीजन राइट्स, जस्टिस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब बेसिकली क्वालिटेटिव वर्ड्स हैं, वैल्यू लेडन वर्ड्स हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट, ये स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं है। जस्टिस का कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है, ठीक है। एम्पावरमेंट और इमेंसिपेशन का भी कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है, ये एक सब्जेक्टिव है, ये एक क्वालिटेटिव टर्म है, एक वैल्यू लेडन टर्म है। तो ऐसे वर्ड्स अगर जिस भी स्टेटमेंट में होते हैं, उस स्टेटमेंट के स्कोप को वो बढ़ा देते हैं, और जिस भी स्टेटमेंट का स्कोप जितना ब्रॉड रहेगा, जिस भी स्टेटमेंट का जिस भी स्टेटमेंट के का सब जो स्कोप है जितना ब्रॉड रहेगा, उतना ही उसके सही होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscript to albums and individual portrait? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है। कि मैन्युस्क्रिप्ट से पोर्ट्रेट पर कौन, किसने एम्फेसिस शिफ्ट किया? तो अगर आप देखोगे इसका जो जवाब है जहांगीर है, और सेम यही क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कि भाई मुगल पेंटिंग रीड्स इट्स जेनिथ किसके शासनकाल में अपने सबसे पीक पर पहुंची थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है पिछले आई थिंक 2016-17 में, ऐसा कोई सवाल पूछा था, फिर से वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये सवाल देखें, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक तो आप फिर यहां पे लॉजिक लगाओगे कि ओनली ओनली दिया हुआ है तो आप सब हटा दोगे, नन ऑफ दीज होना चाहिए, लेकिन नन ऑफ दीज तो इसमें है ही नहीं, नन ऑफ दीज तो है ही नहीं, ये लॉजिक नहीं लगेगा। ये सवाल मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2016 में 2017 में यह सवाल पूछा था। रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट ऑफ गुजरात टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, जिसका सही जवाब था कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2017 में यह सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। तो ये जो लायंस की बात कर रहा था इस सवाल में 2017 में, ये बेसिकली गिर नेशनल फॉरेस्ट है, उसमें जो एशियाटिक लायंस रहते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे, सिर्फ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, और वो भी सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उनको उठा के यहां पर ट्रांसलोकेट करने की बात की जा रही थी। क्योंकि ये डर था, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो कहते हैं कि मान लीजिए कि पूरी जो एंडेमिक स्पीसी है, ये बेसिकली पूरी दुनिया में सिर्फ एक जगह पाई जाती है, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। तो अगर सपोज मान लो कोई बीमारी फैल जाए, कुछ भी ऐसा हादसा आ जाए, या भूकंप आ जाए, या बाढ़ आ जाए, और कोई भी ऐसी त्रासदी हो जाए, एनी काइंड ऑफ नेचुरल और मैन मेड कैलामिटी विच में वाइप आउट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ लायंस फ्रॉम गिर नेशनल पार्क, so the entire species of these lions may get wiped off. That's why they should be decentralized and they should be shifted, like उनकी कुछ पॉपुलेशन को थोड़ा सा अलग अलग जगहों पर रखना जरूरी है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये सवाल 2017 में पूछा था। आप देख रहे हो 2019 में अगर आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया होता तो 2019 वाला ये वाला सवाल आप आसानी से कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। आपको ये पता होता कि भाई इंडिया में ही पाया जाता है एशियाटिक लायन, बहुत ही आसान था। फिर ये पूछा डबल हम्ड कैमल इज नेचुरल फाउंड इन इंडिया ओनली। अब देखो डबल हम्ड कैमल पूछा है, 2016 में खराई कैमल पूछा था। तो यही मैं कहता हूं कि अगर खराई कैमल अगर 2016 में आया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा रिसर्च करो
कि भाई खाराई कैमल इंडिया में है, अच्छा ठीक है, इंडिया में खाराई कैमल है, उसके अलावा और कौन कौन से कैमल्स इंडिया में पाए जाते हैं, ये करते तो आपको पता चलता कि नहीं भाई डबल हम्प्ड कैमल भी इंडिया में पाया जाता है। फिर आप थोड़ा बहुत और देखते तो पता चलता है कि भाई डबल हम्प्ड कैमल जो है इंडिया के अलावा और कहां कहां पर पाया जाता है। बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट thing, most important task which you can undertake in this moment of your, in this span of time. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये जो समय बचा हुआ है इसका सबसे का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, जिससे आपको सच में कोई फायदा होगा, वो यही है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अक्सर बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अभी इतना दिन, 1 महीना बचा है, क्या करें। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स और ये सब करंट अफेयर्स में देख लेना। मॉडर्न हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमिक्स वाला जो करंट अफेयर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो these three things are the core of your, should be the core of your preparation, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि अभी खोल के लक्ष्मीकांत शुरू कर देनी है, अभी पहले पन्ने से आखिरी पन्ने लक्ष्मीकांत पढ़ेगा, ठीक है, 15 दिन ऐसे ही निकल जाएगा, 10 दिन तो कम से कम निकल ही जाना है। फिर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल बी रीडिंग लक्ष्मीकांत की कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसकी सैलरी, किसका टेन्योर 6 साल है, किसका टेन्योर 5 साल है, यही सब चीजें रटते रहोगे, जिससे सवाल पूछता नहीं है, कभी खुदा खास्ता एक आध सवाल कभी आता है। तो जो 10 दिन लगा के एक सवाल सही करोगे, अगर उतना जो एफर्ट है इसमें लगा लोगे रिसर्च करने में और प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस में और मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में, तो ज्यादा जो है आउटपुट निकल कर आएगा। तो ये बस मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो, अब ये सवाल पूछा 23वां, अब देखने में लगा कि अरे बाप रे काफी बाउंसर सवाल है, देखने में लग रहा है कि एकदम ही बाउंसर सवाल पूछ दिया है, लेकिन आप देखोगे पंढारपुर, तिरुचिरापल्ली और हम्पी ऐसे दिया हुआ है, और हम्पी के ऊपर ऑलरेडी एक सवाल आप देखोगे, हम्पी के ऊपर एक सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है, 2015 में। Who of the following founded a new city on the south bank of tributary to the river Krishna? Tributary to the river Krishna is Tungabhadra. तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा। Who of the following founded a new city on the south bank of the tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? तो अमोघ वर्षा, बलाला, हरिहरा, ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो आप देखो यहां से तुंगभद्रा, आपको पता चल गया भाई कि ये न्यू सिटी इन द साउथ बैंक ऑफ रिवर कृष्णा, यानी कि तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा के बारे में, यानी कि ये बेसिकली बात कर रहा है विजयनगर इंपायर के बारे में, विजयनगर इंपायर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। विजयनगर इंपायर, तुंगभद्रा नदी, विजयनगर इंपायर की जो राजधानी है वो है हम्पी, ठीक है। हम्पी बसा है तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। और इस ऑप्शन में अगर आप देखोगे, जैसे ही थर्ड एलिमिनेट करते हो, हम्पी के सामने मालप्रभा लिखा है, थर्ड एलिमिनेट करोगे, आपका आंसर आ गया ए। बहुत सारा एंशिएंट हिस्ट्री और ये सब मिडावल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसानी से हो गया, जस्ट बाय रिसर्चिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड इट्स पेरिफेरल एस्पेक्ट्स। That's what damn so easy, right? So that's the basic thing which I'm trying to convey. The same theme is basically, themes are basically recurring, and UPSC, see, always try to understand an institution in order to understand its its psychology. UPSC is basically a bureaucratic organization, and incrementalism is the genetic character of bureaucracy. इंक्रीमेंटलिज्म की बात मैं कहता हूं तो यह है कि हमेशा ना स्लो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। Bureaucracy is not innovative. Bureaucracy does not think out of box. Bureaucracy has a very limited sphere of action, and they are basically risk averse.
तो यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वो बेसिकली इंक्रीमेंटल ही होते हैं, ठीक है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज नहीं करेगी, ये चीज याद रखिए, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते यूपीएससी में। तो इसीलिए जब पेपर सेट होता है तो पिछले 10 साल की थीम के ऊपर ही पेपर सेट होता है, फिर थोड़ा बहुत उसमें नया ऐड होगा, ठीक है, बाकी थीम पुरानी रहेगी, कुछ नया ऐड होगा, फिर ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअल इवोल्यूशन होता जाता है और पेपर का जो नेचर है 10 साल बाद बदलता है, ठीक है, लगभग पेपर का जो नेचर है वो 10 साल 20 साल लग जाते हैं पूरी तरीके से बदलने में। तो इसलिए आप प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन को सही तरीके से रिसर्च कर लोगे तो पूरा का पूरा पेपर कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, अगला सवाल है, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ मरीन एनिमल्स आर मैमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को नहीं पता है तो ये चीज पे फोकस करो कि कुछ प्रजातियां, यहां पे ऐसा कहीं नहीं दिया कि ऑल द मैमल्स, ऑल द स्पीसीज, ऑल द फिश, ऑल द रेप्टाइल्स, ऑल द स्नेक्स, ऐसा कुछ नहीं दिया है, बोला कि कुछ प्रजाति, ठीक है। अब मान लो इस चीज को इमेजिन करो कि सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, मान लो कि कोई भी मछली हर्बीवोरस नहीं है, लेकिन रोज के रोज नए रिसर्च हो रहे हैं, नए स्पीसीज का जो है डिस्कवरी हो रही है, हो सकता है कोई मछली की डिस्कवरी हो जाए जो हर्बीवोरस है, तो जो आंसर की यूपीएससी देगी वो गलत हो जाएगी उस केस में। तो दैट्स व्हाई अगर कहीं पर भी अगर स्टेटमेंट में प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट है कि सम, फ्यू, मे बी, ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, इफ इट इज प्रोबेबिलिस्टिक and the chances of getting the fact changed in future, अगर इसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है इसकी, या इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, देन दैट स्टेटमेंट विल बी राइट, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। इसलिए ये चारों जो जवाब हैं, डी विल बी द राइट वन, डी इसका सही जवाब होगा। गेटिंग इट? चलिए, लगभग ऐसे ही थीम पर एक सवाल 2010 में भी पूछा था, ठीक है, किंग कोबरा के बारे में पूछा था, और ये सारी चीजें देख लेना, ये क्वेश्चन क्या था, एक बार पॉज करके वीडियो को। एनीवेज 29वां सवाल है, इसमें अगेन आप देखोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि पहले, इससे पहले जो सवाल पूछा था, ये पूछा था कि भैया घड़ियाल जो है, घड़ियाल, इससे पहले जो सवाल पूछा था, क्या पूछा था, घड़ियाल जो है वो चंबल नदी में रहता है, ये क्वेश्चन पूछा था आई थिंक 2017-18 में। यहां पर चंबल नदी के सामने इरावदी डॉल्फिन दिया है, इसका मतलब कि ये दो गलत हो गई, तो दो जैसे ही आप गलत करोगे आपका सी आंसर आ गया। बहुत आसान था, आपको जानने की जरूरत नहीं थी, खाली बस प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस किया होता तो आ गया होता। दैट वाज डैम इजी। और इतने सारे डॉल्फिन के बारे में, गंगा डॉल्फिन के बारे में कम से कम 2-3 बार पास में पूछ चुका है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता कि भाई इंडिया में और कौन कौन सी, गंगा डॉल्फिन के अलावा और कौन कौन सी डॉल्फिन रहती है, तो यू शुड हैव कम टू नो दैट देयर इज अनदर स्पीसी ऑफ डॉल्फिन which is found in India, that is called इरावदी डॉल्फिन। फिर ये भी रिसर्च कर लेते कि भाई इरावदी डॉल्फिन और गंगा डॉल्फिन में क्या फर्क है, तो आपको पता चलता है कि भाई गंगा जो डॉल्फिन है वो आपकी फ्रेश वाटर में रहती है, जो इरावदी डॉल्फिन है
वो आपकी फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों में सरवाइव कर सकती है। ठीक है, आसान था, कर सकते थे। चलो अगला देखते हैं। अगेन रिमोट सेंसिंग का सवाल पूछा है। रिमोट सेंसिंग का सवाल पिछले पास में पूछा जा चुका है। रिमोट सेंसिंग से क्या क्या कर सकते हैं ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, कि भाई क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन पता कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं भाई। रिमोट सेंसिंग है, एक तरीके से इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसका अनलिमिटेड पोटेंशियल है। क्या इससे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या ग्रीन हाउस इमिशन और जो चावल के खेतों से जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं उसका इमिशन पता कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या लैंड के सरफेस टेम्परेचर को हम जान सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, सब कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग। तो डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, आप देखोगे सेम ऐसा ही सवाल 2015 में पूछा था। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया होता है। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, 3rd मिनरल एक्सप्लोरेशन, 4 टेलीकम्युनिकेशन, 5 ट्रैफिक स्टडीज। तो टेलीकम्युनिकेशन जैसे ही हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। 2015 में सेम पूछा था रिमोट सेंसिंग पे, फिर 2019 में फिर से पूछा है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, 34 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following statements are correct about deposits of methane hydrate? Global warming might trigger the release of methane gas from these deposits. Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor. Methane in atmosphere oxidized to carbon dioxide after a decade or two. अब ये तीनों स्टेटमेंट देखो, मिथेन हाइड्रेट के बारे में सवाल पूछा है। एक तो तरीका है कि आपको सब पता है, मिथेन और हाइड्रेट, यानी कि मिथेन, ध्यान से हर चीज को बहुत ही अटेंटिव तरीके से यूपीएससी में करने की जरूरत होती है। इसलिए मैं कहता हूं जो एग्जाम वाली से एक रात पहले वाला दिन है ना, वो ना थोड़ा सा ऐसे चिल रहो। एग्जाम से 1-2 दिन पहले, 2-3 दिन से थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाओ। बहुत से लोग मैंने देखे कि रात भर बैठ के क्या पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी रटे जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। एग्जाम से 1-2 दिन पहले से थोड़ा सा शांत हो जाना। चिल होने का मतलब नहीं है कि आप उधर पार्टी वार्टी करने लगे और यू स्टार्ट कंज्यूमिंग डिफरेंट थिंग्स। आई डोंट मीन टू से दैट। चिल होने का मतलब है थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करो, जस्ट प्लान, मेंटल प्लानिंग शुरू कर दो। कैसे होगा, कैसे करूंगा, पहले क्या अटेंड करूंगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हल्का हल्का दिमाग में, और थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। मेंटल हल्की फुल्की प्लानिंग करते रहनी है और दिमाग का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रखना है, क्योंकि जितना कम स्ट्रेस में रहेगा दिमाग उतना ही इनोवेटिव लॉजिकल तरीके सोच पाएगा। और ये जितने भी मैंने ये लॉजिक से सब बताया, मैं आपको बता सकता हूं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे होंगे, दे विल बी एबल टू अप्लाई दीज नॉलेज इन मच मोर इफेक्टिव मैनर देन दोज हु आर गिविंग 3rd और 4th अटेम्प्ट। क्योंकि 3rd और 4th अटेम्प्ट वाले ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, वो हमेशा ही रिस्क डरेंगे और सोचेंगे ऐसे नहीं कर, ये नहीं लेते हैं रिस्क, ये सारी चीजें, बहुत सारा ओवर थिंकिंग होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला होगा या मैक्स टू मैक्स सेकंड अटेम्प्ट वाला होगा, वो फुल टॉस खेलेगा, वो पूरा रिस्क लेके आराम से अपना जो भी है लॉजिक, समझदारी पढ़ के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेगा, उसमें से कुछ लॉजिक निकालेगा, लैंग्वेज के टोन को समझने की कोशिश करेगा। लैंग्वेज के टोन को आप जैसे ही समझ जाते हो, पकड़ लेते हो, वैसे ही आपके स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती। तो इसमें आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस। पहली तो बात है कि मीथेन हाइड्रेट का मतलब मीथेन प्लस वाटर। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग माइट ये दिया है, यानी कि सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट है, इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। लार्ज डिपॉजिट, सेकंड स्टेटमेंट, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। सी फ्लोर यानी कि जमीन के नीचे, मतलब पानी में पाया जाता है। हाइड्रेट शब्द दिया है, यानी कि ये सही हो सकता है, थोड़ा सोचोगे तो। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। मिथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2, यानी 10-20 साल में, ऐसा दिया है कि 10 या 20 साल में ऐसा हो जाता है, तो हो सकता है। ऐसा नहीं दिया कि 5 साल में एकदम मतलब मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट व्हिच हैज बीन मेंशन इन दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट जो है, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, कोई भी बहुत दावे के साथ बात नहीं कही जा रही है। बात अगर लैंग्वेज को समझो, टोन को समझो, उसको बोल रहा है यूपीएससी बोल रही है कि भैया जो मीथेन है
एटमॉस्फेयर में 10 या 20 सालों में, 10 या 20 सालों में, कोई बात दावे के साथ नहीं कहता, 10 या 10-20 सालों में ऐसा हो जाता है। तो हाँ, 10-20 सालों में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब ब्रॉड स्कोप है, और प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट्स हैं। सब्जेक्टिव, ब्रॉड एंड probabilistic statement. So the probability of all these three statements being right is quite high. So D will be our right answer. ठीक है, D सही जवाब होगा। चलो अगला देखते हैं। Agricultural soils release nitrogen oxides into environment. Cattle release ammonia into environment. Poultry industry release a reactive nitrogenous compound into environment. ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है मैं पिछले लेक्चर में बोल चुका हूं कि जो जितने भी साइकिल्स हैं, चाहे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, phosphorus cycle, all these three cycles are very important. ठीक है, इससे आप ना कुछ भी सवाल कर सकते हो, जो भी आता है ना, जितने भी इमिशन वाले, कि ये क्रॉप के रेसिड्यू को जलाने से कौन सी गैस निकलेगी, कोल थर्मल पावर स्टेशन से कौन सी गैस निकलती है, कौन कौन से जो डिस्चार्ज चीजें निकलती हैं, आयरन इंडस्ट्री से, स्टील इंडस्ट्री से कौन सा जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है। So all these things, all these questions you can attempt if you know the cycles, if you know the concept. ठीक है, आपको पता है कि भाई मिट्टी है, मिट्टी में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हम डालते हैं, या तो नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी हवा में। कैटल से अमोनिया निकलती है। ठीक है, कैटल का जो यूरिन होता है, दिस बेसिकली यूरिन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। दैट्स वाई पब्लिक टॉयलेट्स में जो अच्छी स्मेल आती है, दैट इज ड्यू टू अमोनिया, जिससे नाक के बाल जल जाते हैं, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो डी विल बी आवर राइट आंसर हियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 is basically the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit. ठीक है, अभी ये स्टेटमेंट देखते हैं। भाई इतना कौन पढ़ता है? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। देखो, यूपीएससी ये नहीं चाहते कि अब 1959 का कोई एक्ट या रट के बैठो, तो ये भाई नहीं पता है। Above mentioned act has been amended 5 times, ये भी मान लो नहीं पता है। ठीक है, थर्ड दिया, the term office of profit is well defined in the Constitution of India. The term office of profit is well defined. ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होता, इसका मतलब कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट होता। इसका मतलब है कि ये एक्ट जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता तो भाई 5 टाइम्स उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज वेरी फार फेच प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये देखो, जब भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आज तक, जितना भी मुझे जहां तक एज फार एज आई रिमेंबर, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया हुआ है, ये सारी चीजें तो जनरली गलत है, और नहीं भी है, थोड़ा लॉजिक यूज करोगे तो कर सकते। ठीक है, तो भाई थर्ड हो गया गलत। एवं मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये भी हो गया गलत। ठीक है, तो 2 और 3 हो गया गलत, तो 2 हो गया, सॉरी, क्या पूछा है?
आर करेक्ट, ठीक है। सॉरी, दिस एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times, ये गलत नहीं होगा, आई वाज जस्ट मिस्टेकिंग। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू से कि ये एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, तो ये हो गया, हटा दिया, तो हमने 3 हटा दिया, सॉरी, थर्ड हटा दिया। थर्ड जैसे ही हमने हटाया, ठीक है, हमारा 1 और 2 आ गया, ठीक है। थर्ड जैसे ही हटा, देखो यूपीएससी ये नहीं चाहती कि आपने ये, आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो ये नहीं चाहती है कि आपको ये पता हो, वो ये नहीं चाहती कि आप ये सब रट के बैठो कि इस एक्ट को कितनी बार अमेंड किया गया और ये सारी चीजें। यूपीएससी इस क्वेश्चन का को पूछने का बस यूपीएससी का यही मकसद था। यूपीएससी ये जानना चाहती थी कि भाई आपको ये पता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं, बस इतना जानना चाहती है। और ऑप्शन को भी इसी तरीके से एडजस्ट किया गया। तो जैसे ही आप थर्ड वाला हटाओगे आपका आंसर आ जाएगा। दैट वाज इजी, ओके। Next question, question number 13. The Environment Protection Act 1986 empowered the government of India to. अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया हुआ है कि भैया इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी या रिक्वायर कर दिया कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। भाई किसी भी लॉ में, आप डेमोक्रेसी में लॉ के थ्रू किसी भी चीज में पब्लिक पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी नहीं कर सकते। पब्लिक पार्टिसिपेशन जबरदस्ती जनता को किसी काम में आप काम के लिए बाधित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मैंडेट एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, ठीक है। देखो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात जब होती है तो सही होता है, लेकिन ये बोला कि इस लॉ में ऐसा दिया है कि पब्लिक को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, तो ये हो गया गलत, ठीक है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे, ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये स्टेटमेंट की लैंग्वेज पढ़ोगे तो बहुत ही सब्जेक्टिव है, ब्रॉड बेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये सही होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो 2 विल बी आवर राइट आंसर, बी आ गया जवाब, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। As per the Solid Waste Management Rules 2016 in India, which one of the following statement is correct? Waste generator has to segregate waste into 5 categories. भाई 5 कैटेगरी में वेस्ट, मतलब पूरे दिन भर यही करते रहे लोग, तो सूखा और गीला कपड़ा, गीला कचरा और सूखा कचरा तो सेग्रीगेट करते नहीं है। 5 कैटेगरी में, मतलब आपके घर में वेस्ट निकले तो आप कैसे 5 कैटेगरी, मतलब 5 कैटेगरी का क्या वेस्ट हो सकता है? देखो 2 या 3 भी नहीं दिया, यूपीएससी आपको हिंट कर रही है 5 कैटेगरी में, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, हट गया। The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only, ठीक है। ओनली शब्द है कि भाई यहीं पर एप्लीकेबल है, बाकी जगहों पर, रूरल एरियाज, इन सब जगहों पर एप्लीकेबल नहीं है, ये भी हो गया गलत। रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। अब ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, ये कह रहा है कि भाई इस लॉ में ऐसा दिया गया है ताकि हम लैंडफिल को एग्जैक्ट तरीके से पता कर सकें कि कौन सी जगह पर हम वेस्ट को डाल सकते हैं। यानी कि बेसिकली इस लॉ का ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसके सही होने की संभावना ज्यादा है। फिर डी है, इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है, नेगेटिव चीज है कि भाई एक जिले में जो वेस्ट जनरेट हुआ दूसरे जिले में ट्रांसपोर्ट ही नहीं किया जाता। सपोज मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट 1 जो है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में आता है, अब यहां का जो, और डिस्ट्रिक्ट 2 जो है वो दूसरी जगह पे आता है, तो यहां का जो वेस्ट है इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि यहां पे वेस्ट न डंप करके डिस्ट्रिक्ट 2 के पास वेस्ट डंप किया जाए। तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, तो ये हट गया, सी सही जवाब आ गया, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने और समझने की जरूरत है, ठीक है। पढ़ेंगे ध्यान से क्वेश्चन को, थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे, कॉमन सेंस का यूज करेंगे, तो आसान है, इतना कठिन भी नहीं है। जरूरत बस इतनी है कि हम चीजों को सही तरीके से पढ़ सकें, इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है।
सही तरीके से पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे तो बहुत आसानी से जवाब आ जाता है। नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे तरीके से तो फिर परेशान होते रहेंगे, फिर लगता रहेगा कि कैसे निकलेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखोगे तो माइनर मिनरल के ऊपर सवाल पूछा है। 2013 में भी माइनर मिनरल के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, फिर से माइनर मिनरल के ऊपर सवाल पूछा है। ठीक है, माइनर मिनरल के ऊपर कई बार सवाल पूछा जा चुका है। पहला स्टेटमेंट है, अगर आपने 2013 का रिसर्च किया होता तो आपको पता होता कि भाई सैंड को माइनर मिनरल बनाया गया है। तो 1 हो गया सही, यानी कि ये बी और सी हट गए, ए और डी बचा। ठीक है, और 1 और 3 तो दोनों में है। ठीक है, 1 और 3 दोनों में, इसका मतलब हमें सेकंड वाले स्टेटमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर रिगार्डिंग, ठीक है, पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाइव विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, हमेशा मैं कहता हूं कि जो भी यूपीएससी का स्टेटमेंट है, अगर वो फेडरलिज्म, अगर प्रो फेडरलिज्म है, प्रो फेडरलिज्म या प्रो डिसेंट्रलाइजेशन, प्रो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के फेवर में अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो सही होगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि भैया रूल्स बनाने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, यानी कि ये एंटी फेडरलिज्म वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सेकंड वाले के गलत होने की संभावना ज्यादा है, तो 1 और 3 आ जाएगा जवाब, ए आ जाएगा जवाब 1 या 3। तो कोई भी स्टेटमेंट याद रखना कि अगर प्रो डिसेंट्रलाइजेशन है, प्रो फेडरलिज्म है, ठीक है, प्रो डिसेंट्रलाइजेशन या प्रो फेडरलिज्म है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच क्वेश्चंस गेटिंग बीइंग राइट is quite high. Okay, as per law compensatories, question number 16, as per law compensatory afforestation fund management and planning authority exist at the both national and state level. ये क्या स्टेटमेंट है? प्रो फेडरलिज्म है कि भाई सेंटर और स्टेट दोनों पे एग्जिस्ट करती है, तो सही होने की संभावना ज्यादा है। दूसरे में क्या कह रहा है कि पीपल पार्टिसिपेशन इन मैंडेटरी, फिर से अगेन आप जनता को जबरदस्ती बाधित कर रहे हैं इस लॉ के थ्रू कि उसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, तो गलत हो गया, ये हो गया हमारा सही जवाब। आसान था, चले अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AIIB has more than 80 members nation. India is the largest shareholder in the AIIB. AIIB does not have any member from outside Asia. अब ये चीज देखो, अब इसमें ये चीज समझो, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो हो सकता है कि मान लो 10 अक्टूबर को पेपर है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तब तक कोई भी बाहरी मुल्क जो है AIIB का, मतलब एशिया, नॉन एशियन कोई कंट्री इसका मेंबर नहीं था। सपोज मान लो कि जब तक आंसर की आती, ठीक है, तब तो यूएसए AIIB ज्वाइन कर ले, तब तो यूपीएससी के आंसर की गलत हो जाएगी, फिर वही फजीयत, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लिटिगेशन, पचड़ा, रिजल्ट डिले। ठीक है, तो यहां पे इस फैक्ट के, वैसे जैसे मैं बताता हूं कि किसी भी फैक्ट के अगर फ्यूचर में चेंज होने की संभावना है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो। इसमें क्या कह रहा है कि भैया AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। आंसर की आते आते अगर 1.5 महीने में या 1 महीने में अगर मान लो कोई दूसरा बाहर नॉन एशियन कंट्री अगर ज्वाइन कर ले AIIB, तो फिर क्या होगा? तब तो जिन लोगों ने क्वेश्चन उस समय किया था, जो लोग कहते थे भाई AIIB में कोई बाहरी कंट्री नहीं है, वो कहेंगे कि भाई जिस दिन मैंने पेपर दिया था उस दिन तक तो नहीं था। कुछ लोग बोलेंगे मैंने पहले से ही सुन लिया था कोई दूसरा कंट्री आने वाला है, आंसर की तक आते आते आ जाएगा, तो मैंने उस हिसाब से मारा, फिर वही सब पचड़ा पचड़ी होगी, तो थर्ड वन गलत हो जाएगा। थर्ड वन जैसे ही गलत होगा, ए हमारा जवाब आ जाएगा।
अब ये देखो, इसमें ये अगर देखोगे AIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स दिया है। ऐसा नहीं दिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया कि इसमें 35 कंट्री हैं, 36 कंट्री हैं, या मेंबरशिप ऑफ AIB कैन नॉट बी मोर देन 80, ऐसा भी नहीं दिया है। बोला है कि भाई 80 मेंबर से ज्यादा लगभग मोटा मोटा 80 लोगों से ज्यादा इस AIB में मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, तो यही चीज है, इसको ध्यान दिया करो कि भाई क्या ये फैक्ट आंसर की आते आते चेंज हो जाएगा। अगर आंसर की आते आते चेंज हो गया मान लो, तो फिर क्या होगा, यूपीएससी के आंसर की में क्या होगा फिर। तो ये सब जनरली यूपीएससी रिस्क नहीं खेलती है। जो भी फैक्ट विच इज अमेंडेबल, विच इज नॉट परमानेंट, विच मे चेंज इन रिसेंट फ्यूचर, इन कमिंग टाइम्स, जनरली यूपीएससी उस पर गैम्बल नहीं खेलती है। ठीक है, तो ये No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. अब देखो, अभी स्टेटमेंट पढ़ो, वेरी असर्टिव, कोई बात बहुत ही दावे के साथ बोस्ट करते हुए कही जा रही है, तो इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है, तो दिस विल बी रॉन्ग। सेकंड, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैनॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये भी गलत है। डी आ गया सही जवाब। ठीक है, डी आ गया सही जवाब। अगला है 84, among the agricultural commodities imported by India, which one of the following account for the highest import in terms of value in the last 5 years? आप देखोगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। ये क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर, आई थिंक 2017 या 18 में। The quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years. Government does not impose any custom duty on all the imported edible oils as a special case. सेम थीम पे यहां पर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हाईएस्ट इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दिया है, तो स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट, पल्सेस, वेजिटेबल ऑयल, तो भैया इसमें क्या होगा, वेजिटेबल ऑयल। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होता, थोड़ा रिसर्च किया होता, तो बहुत आसानी से कर सकते थे, क्योंकि उसमें आप पढ़ते सीधे पता चलता कि भाई अपनी जितना भी इंडिया कंजम्पशन करती है उसका लगभग 60-70%, 80% जो है तेल, खाने वाला तेल जो है, पीने वाला, वो गाड़ी में डालने वाला नहीं, पेट में डालने वाला जो तेल है, वो हम इंपोर्ट करते हैं, कर ले जाते बहुत आसानी से। ठीक है, in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? अब पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट tyranny of the political rulers, absence of restraint, opportunity to do whatever one feel like, opportunity to develop oneself fully। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने अपने हिसाब से लिखा कि आजादी का मतलब क्या है। तो अगर आप देखोगे आजादी का जो मतलब है, आजादी का मतलब ये नहीं है कि भैया एकदम छुट्टा सांड की तरह घूम रहे हो, जो भी मन मर्जी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डज नॉट मीन कि आप किसी के बेडरूम में घुस जाओ या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाओ। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये बी और सी तो हट गए। अब कुछ लोगों को ए और डी में कंफ्यूजन था। अब इसमें देखो कि लिबर्टी के बारे में बात की गई है और ये दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है तो इसका मतलब इसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। इसमें क्या है कि भैया पॉलिटिकल रूलर्स के खिलाफ बचने के लिए आजादी है, ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव तरीके से चीजों को देखा गया है। ये क्या है, ये सबसे पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है इस पूरे लाइन में वो ये, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली, अपने आप को और ज्यादा विकसित करने की, अपने आप को और ज्यादा डेवलप करने की, अपने आप को और बेहतर करने की जो छूट है, जो उसका मतलब है आजादी। तो आजादी एक लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से, इफ वी वे द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लिबर्टी,
then the basic, the core essence of liberty is to provide the opportunity to an individual to develop oneself. That is the core meaning of आज़ादी. ठीक है, तो ये है कि कभी भी अगर स्टेटमेंट में नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो कि भैया जो लिबर्टी शब्द है ये हमारे संविधान में दिया है, और हमारे संविधान में दिया है तो इसका सबसे जो पॉजिटिव एंगल जो स्टेटमेंट होगा, सबसे जो अच्छे शब्दों में फ्रेम किया हुआ जो स्टेटमेंट होगा, दैट विल बी द राइट वन. ठीक है, सरकार के टिरनी से बचने के लिए आजादी हो, ये एक सही चीज नहीं है. ये मतलब हाँ, मतलब कुछ हद तक है, ठीक है, लेकिन इसका जो अगर आप स्टेटमेंट की भाषा को, टोन को पढ़ोगे तो दैट इज समथिंग नेगेटिव in its connotation. So that's why that will be, you can use this meta knowledge in order to eliminate this confusion. ठीक है, अब ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा है भैया, ये है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी. तो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के भैया सारा सही होगा. लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे इंसान का, फिर स्लीप मॉनिटरिंग, आदमी कब सोता है कब जगता है, ये सब. ठीक है, आजकल वो जो स्मार्ट वॉच आती है जिसमें आजकल लोग मतलब पता नहीं कुछ करते रहे, डिजिटल वॉच, उसमें सब होता है कि कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, सारी चीजें, कितना पैदल चल रहे हैं, कितने किलोमीटर हाँ वो कर रहे हैं, कितनी बार सांस ले रहे हैं, पल्स रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, सब कुछ आता रहता है. असिस्टिंग द हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन, तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है. इसका मतलब है अनलिमिटेड पोटेंशियल, यानी कि कुछ भी कर सकता है. KBKSH. ठीक है, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पूछा है. ठीक है, अब इसमें गेम ये है कि यूपीएससी ने ऑल स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो इसमें जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं वो मार दो. ठीक है, लेकिन देखो हमेशा याद रखो, मैं फिर से एक बात चीज बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन फिर भी पढ़ना है. ऐसा मत देखना कि भैया अच्छा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो बिना क्वेश्चन पढ़े ही 1 2 3 4 मार दिया या 1 2 3 मार दिया. ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन एक बार पढ़ो, हो सकता है किसी चीज में इसमें ही अजीब सा कुछ दे दिए कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी से हम स्क्रू ड्राइवर बना सकते हैं. ठीक है, बहुत ही अगर एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है तो वो हो सकता है वो सही ना हो, पर अमूमन सारे सही होंगे. लेकिन फिर भी क्वेश्चन जरूर पढ़ना एग्जामिनेशन हॉल में. ऐसा ब्लाइंडर मत खेलना. ठीक है, 3 पत्ती का खेल मत खेलना. ठीक है, या ब्लफ मास्टर मत बन जाना. कैस 9 के ऊपर सवाल है. कैस 9 पहले भी पूछा जा चुका है, फिर से पूछा है. ठीक है, अगला सवाल एक और दिखा देता हूं. ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये दोनों क्वेश्चन इस साल पूछे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट. ठीक है, अब दोनों में देखो सोगोरा ऑप्शन में दिया है. ठीक है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन ऑफ रन्यू अशोक, ये अशोक के जमाने का है. अशोक के जमाने में सोगोरा है. ठीक है, यहां पर पूछा है, तो जरूर इन दोनों में से किसी में एक का जवाब सोगोरा होगा. ठीक है, तो हरप्पन साइट कौन सी नहीं होगी, सोगोरा ये हो गई. ठीक है, तो कई बार ये भी ध्यान दिया करो, कई बार पेपर में क्या होता है कि सेम ही ऑप्शंस जो है कई क्वेश्चंस में हो जाते हैं, तो उनकी मदद से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. जनरली जो टफ क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी ऐसा फ्रेम करेंगे कि आपको थोड़ी मदद कर दे, आपको थोड़ी मदद कर दे. ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the forced labor Vishti in India during Gupta period, which one of the following statement is correct? A, it was considered a source of income for the state as sort of tax paid by the people. B है, it was, चलो देखो, अगर ये विष्टि नहीं पढ़ा है तो कैसे करेंगे. विष्टि दिया है, गुप्ता पीरियड दिया है. ए स्टेटमेंट पढ़ा, मान लो नहीं समझ में आया. बी देखते हैं, इट वॉज टोटली एबसेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता इंपायर. टोटली एबसेंट, कोई बात बहुत ही दावे के साथ कही जा रही है तो इसके गलत होने की संभावना ज्यादा है.
द फोर्स्ड लेबर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस। अब भैया फोर्स्ड लेबर है तो वीकली वेज कहां से देंगे? फोर्स्ड लेबर का मतलब ही होता है ना कि फोर्सिंग लेबर टू डू द वर्क विदाउट पेमेंट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर डी है द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज द फोर्स्ड लेबरर। में मतलब क्या ये कोई मैथोलॉजी सीरियल चल रही है क्या कि मतलब एक राक्षस था और उस राक्षस में गांव के पास एक राक्षस रहता था और ऐसा था कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो राक्षस को देना पड़ेगा? ऐसा कोई मैथोलॉजी तो चल नहीं रही है, रामानंद सागर की कोई सीरियल तो है नहीं। और उस समय में आप बताओ कि ये सब रिकॉर्ड रखना कि कौन किसका एल्डेस्ट बच्चा है और फिर उसको ले जाके फोर्स लेबर के रूप में भेजा जाना हो मैंडेटरी है, ये सब रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा? तो ये भी गलत हो गया। ये वाला सही है। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, लेबर टैक्स। ठीक है, लेबर टैक्स। पीपल, देखो जनता जो है, जो जनता है दो तरीके से टैक्स देती है, या तो कैश में या पेमेंट कुछ करके, कैश या काइंड में। तो कैश में दे रही है या अनाज दे रही है, कुछ दे रही है, तो ये हो गया, या ये हो गया श्रमदान या लेबर करके। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबीट। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि सिर्फ माइक्रोबीट पढ़ लेंगे। इसमें पूरा देखो कि व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न। यूपीएससी ने यहां पे हिंट छुपा रखा है, हिंट है ये, ग्रेट कंसर्न। अगर नहीं तो अगर सिंपल सवाल बनाना होता तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोबीट्स, ऐसा करके यूपीएससी सवाल बना देती। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोबीट्स, या माइक्रोबीट्स यू ऑल ऑफन हियर इन न्यूज, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। लेकिन यूपीएससी फिर भी मौका दे रही है आपको हिंट छुपा के रखिए, ग्रेट कंसर्न। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम। अब इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरमेंट का किस चीज का हो सकता है, या किसी चीज का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट। भैया स्किन कैंसर होता है बच्चों में, ये भी उतना बहुत ही ग्रेट कंसर्न की बात नहीं है। ठीक है, दे आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड, ये भी कोई बहुत ग्रेट कंसर्न की बात नहीं है। सबसे बड़े जो ग्रेट कंसर्न है वो है कि मरीन इकोसिस्टम को हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो है मरीन पोल्यूशन इस समय। तो कोई चीज इसको हार्म पहुंचा रही है, सबसे ज्यादा ग्रेट जो असर पहुंच सकता है वो है ए स्टेटमेंट में। तो यहीं पर ये जो वर्ड था ग्रेट कंसर्न, ठीक है, दिस वर्ड ग्रेट कंसर्न was the basically key to this lock, key to this lock। ठीक है, अब ये देख लो, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर कोई स्टेटमेंट पढ़ो नहीं समझ में आए, बहुत सारा टर्म दिया है, तो हमेशा याद रखो कि वो यूपीएससी के किस सिलेबस का किस सिलेबस में, मतलब सबसे सिलेबस का सबसे कोर एरिया कौन सा है। मान लो हमें नहीं पता है कि भाई कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पायरोथियन, फोरेट, ट्राइजोफोज, ये सब क्या है। तो सबसे जो कोर सिलेबस का पार्ट क्या है इसमें, वह फ्रूट राइपनिंग एजेंट तो है नहीं, ये बहुत यूपीएससी में हम पढ़ते नहीं है। प्रिजर्वेशन इन प्रोसेस्ड फूड, ये भी हम नहीं बहुत पढ़ते हैं कि भाई प्रिजर्वेटिव। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में मॉइस्चराइजिंग, ये भी बहुत नहीं पढ़ते। ये पढ़ते भैया एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड। यूपीएससी का आप तैयारी करते हैं, बहुत सारा आप पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड, इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, ऑल दीज थिंग्स। जैसे मैंने नेट मीटरिंग वाला सवाल डिस्कस किया था, नेट मीटरिंग क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई सोलर एनर्जी, जो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, प्रोलिफेरस जूलीफ्लोरा का भी क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, नेट मीटरिंग हमने सवाल पिछला देखा था, तो उसमें नेट मीटरिंग वाले में ऑप्शन था सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यानी कि आंसर सोलर एनर्जी होगा। प्रोलिफेरस जूलीफ्लोरा
एंडेमिक और ये सॉरी इन्वेजिव स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज है, उसका एनवायरनमेंट पे क्या नेगेटिव असर पड़ता है, ये भी एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, हम भी बहुत पढ़ते हैं, तो ये इसका सही जवाब होगा। उसमें फिर वो कॉस्मेटिक्स और ये सब सारे ऑप्शंस में नहीं जाएंगे। इसमें भी जो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का क्या है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड। हमेशा कहीं भी ऐसा फंसो तो ये देखो कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक उसमें क्या है, ठीक है। यूपीएससी का इसमें से सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है, ये थोड़ा सा जान लोगे तो कर ले जाओगे, गेट इट। चल अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी हिंट छुपा है, बताऊंगा कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग adopted a law on data protection and privacy for its citizen known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation of it from 25th May 2018। अब देखो यहां तक ही नहीं रुक रहा यूपीएससी, सिर्फ ये नहीं पूछा कि भैया ये जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन किसने पास किया है। इस स्टेटमेंट को ऐसे ही पूछा जा सकता था कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है किस कंट्री ने पास किया है, इनमें से 4 एंटिटी में से किसने पास किया है, पूछा जा सकता था। दैट वाज वेरी इजी टू फ्रेम दैट स्टेटमेंट, बट यूपीएससी डेलिबरेटली फ्रेम दिस स्टेटमेंट इन दिस मैनर इन ऑर्डर टू गिव यू सम काइंड ऑफ हिंट। ठीक है, थोड़ा सा हिंट देखो कि भाई 2016 में लॉ पास हो गया, लेकिन लगभग 2 साल लग गए, 2 years इस लॉ को इंप्लीमेंट होने में। तो ऐसा एक ही सूरत हाल में हो सकता है कि इट इज सम काइंड ऑफ मेनी लाइक मल्टीनेशनल, मल्टी या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेनी कंट्रीज टुगेदर फॉर्म। क्योंकि यहां पे 2 साल क्यों लग रहा है, 2 years लगा तब होगा क्योंकि कंसेंसस बिल्डिंग में, कंसेंसस बनाने में ये 2 साल लगे होंगे। तो यूपीएससी ने ये जो चीज दी है कि 2016 में लॉ पास हुआ, 2018 में इंप्लीमेंट हुआ, ये जो 2 साल का जो टाइम पीरियड है, दैट इज ड्यू टू दिस थिंग। आपको एक हिंट दे रही है यूपीएससी, दैट यू हैव टू कैच, यू हैव टू एनकैच दैट हिंट। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा समझो, सोचो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजों को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखो ये चीज फिर भी मैं बोलूंगा कि ये चीज तब करेंगे जब आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत कम हो रहे हैं, ठीक है। जबरदस्ती का नहीं करेंगे, हो सकता है कहीं पे ना भी लगे। अगर आप ऑलरेडी 85-90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हो, तब इस तरीके से नहीं सोचना है, तब ये सारे लॉजिक्स नहीं लगाएंगे। जब आपके अटेम्प्ट ही मान लीजिए कि टोटल 50 या 60 हो रहे हैं, एंड यू आर श्योर that you are with these number of attempts you will not be able to clear the cutoff, then you can apply such logical way of putting things into perspective, ठीक है। तो ये है, दिस वॉज ऑल अबाउट 2019। एक बार फिर से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल गेट द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एंड देयर विल बी अ वेरी नॉमिनल फी फॉर दैट रजिस्ट्रेशन, बहुत ही कम होगी, आई डोंट नो कितनी है, दैट इंस्टीट्यूशन हैज टू डिसाइड ऑन दिस, ठीक है। Forum IAS will decide, take call on this fee. I am the academic person, not the पैसा वाला थिंग। तो फी आप वो पे करके एंड देन यू विल गेट एक्सेस थ्रू अ पोर्टल, एंड ऑन दिस पोर्टल स्टूडेंट पोर्टल विल बी आपका हो जाएगा, फोरम में आपका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा वेबसाइट पे। फ्रॉम देयर 2020 का जो डिस्कशन है वो दूंगा, प्लस प्रीवियस ईयर्स के जो पीडीएफ्स हैं दैट विल बी देयर, एंड ऑल्सो द डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन दूंगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे ऐसे बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी मेरे चल रहे होंगे, जो कह रहे होंगे ये है वो नोट्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो हो सकता है ऑथेंटिक ना हो, तो एक बार देख लेना, ध्यान से देखना। आई वुड एडवाइज कि यू शुड डाउनलोड ऑल दीज नोट्स फ्रॉम this portal only, rather than downloading it from any random portal or any like telegram channel or any other website, ठीक है। तो thank you, thanks for watching, तो see you in 2020 paper discussion। and also हमें जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का, जिसमें जैसे मैं बताया था
11 से लेके 20 तक करेंगे और इसका थोड़ा सा एक उस हर पीडीएफ का एक ओवरव्यू डिस्कशन भी लूंगा, जिसमें कुछ कुछ चीजें जल्दी जल्दी मैं आपको समझा दूंगा, ताकि फिर जब आप लेक्चर अटेंड करने के बाद जब वो पीडीएफ पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी और चीजें ज्यादा जो रिटेन होंगी आपके जो है आप भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा रिटेन हो जाएगी। तो डिस्कशन और ये दोनों चीजें हम उसमें करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।